Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 21 and day 22 of your crack series. First thing first, आप सोच रहे होगे सर ये डे 21 एंड डे 22 एक साथ कैसे आ गया। जैसा कि मैंने सुबह टेलीग्राम पे आपको बताया कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, 30 मिनट्स का एक सेशन लेते थे डेली, ठीक है, मोस्टली अल्टरनेट डेज पे, क्योंकि ये सीरीज़ 45 डेज़ लॉन्ग है और एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इस सीरीज़ को जल्दी रैपअप किया जाए। तो अब से हम 30 मिनट्स की जगह 1 आवर सेशन लेंगे एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज 2 डेज़ क्यूमुलेटिवली, राइट। जैसे आज का 1 आवर का सेशन होगा डे 21 एंड डे 22। इस तरह से फटाफट हम 45 डेज़ फिनिश करेंगे और उसके बाद नई सीरीज़ भी लॉन्च करनी है। अगर आप लोग को MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज़ चाहिए तो कमेंट में लिखो सर आई वॉन्ट MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज़। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। अगर ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो आई विल ब्रिंग इट, अदरवाइज आई विल जस्ट एंड द क्रैक सीरीज़ एंड थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ओके, फिलहाल क्रैक सीरीज़ में अभी काफ़ी सारे एपिसोड्स बचे हैं, इसको एंजॉय करो। इसमें ऑलमोस्ट आपका 70-75% जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फिनिश हो ही जाएंगे, राइट। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। जो लोग इस क्रैक सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्रैक सीरीज़ के पहले के मॉक टेस्ट के मार्क्स देखना और क्रैक सीरीज़ देखने के बाद के मॉक टेस्ट के मार्क्स देखना, राइट। इस क्रैक सीरीज़ के सारे एपिसोड्स को आपने अगर एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया ना, तो आपकी प्रिपरेशन अनदर लेवल पे पहुंच जाएगी। मैं ये चीज़ डे 1 से कह रहा हूँ। इसको रिलीजियसली फॉलो करो। इसमें दिए हुए लेक्चर्स को ना सिर्फ देखो बल्कि PDF को बार बार रिवाइज किया करो, ओके। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार फिर से सारे एपिसोड्स देख के जाना, ताकि मेमोरी में सब कुछ फ्रेश रहे, ओके। सारे वही टॉपिक्स करा रहा हूँ मैं जो UPSC के बिल्कुल हार्ड कोर फेवरेट टॉपिक्स हैं, ठीक है। कुछ ईजी, कुछ टफ, कुछ अतरंगी टॉपिक, कुछ इधर उधर के टॉपिक जो UPSC पूछता है, जो आपके प्रिपरेशन में गैप्स रह जाते हैं, आप प्रेशर में के मारे पढ़ नहीं पाते हो, उन सभी गैप्स को फिल करने का काम मेरा है, ओके। फिलहाल आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। UPSC अक्सर फ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है। डिफरेंट तरीके के फ्यूल होते हैं, तो जितने भी तरीके के फ्यूल से क्वेश्चन पॉसिबल हैं, जितने टॉपिक हैं फ्यूल रिलेटेड, वो सब हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली डील किया जाए। अक्सर न्यूज़ में रहता है तरह तरह के फ्यूल, राइट, और गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, जितने भी इस एरिया से जो भी चीज़ें टॉपिक हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग, राइट, इथेनॉल वगैरह के बारे में, तो वो सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। क्योंकि आपको पता है PYQs अगर आपने देखे हैं तो आपको पता है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल भी एक ना एक क्वेश्चन नोट लिख के ले लो। इस लेक्चर से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, मिलता जुलता इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक ना एक क्वेश्चन इस पेपर में इस साल के रहेगा ही, क्योंकि हर साल रहता है, ठीक है। 2016-17 से रिकॉर्ड है कि हर साल फ्यूल पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आए ही है। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं अमोनिया की। सबसे पहले हम समझेंगे अमोनिया क्या है, फिर समझेंगे अमोनिया में क्या दिक्कतें हैं और ग्रीन अमोनिया कैसे अमोनिया का अल्टरनेटिव बन गया, राइट। इन सब चीज़ों को समझते हैं। देखो, अमोनिया का मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये कलरलेस गैस होती है। गैस कलरलेस है, मगर जो इसकी स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वेरी पंजेंट स्मेल, राइट। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस्ड केमिकल्स इन द वर्ल्ड, ओके। इतनी बात समझ आ गई। बट वाई डू वी केयर अबाउट अमोनिया? अमोनिया के बारे में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है अमोनिया को? क्योंकि अमोनिया मॉडर्न एग्रीकल्चर का फाउंडेशन है। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसका फाउंडेशन है अमोनिया। बिना अमोनिया से बने हुए फर्टिलाइजर्स के, फॉर एग्जाम्पल यूरिया, वी कैन नॉट ग्रो इनफ फूड टू फीड द ग्लोबल पॉपुलेशन। ग्लोबल पॉपुलेशन को फीड करने के लिए बिना अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स के क्रॉप्स उगाना नामुमकिन है। लीव असाइड फर्टिलाइजर्स, अमोनिया को सिर्फ फर्टिलाइजर्स के तौर पे नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेंट के तौर पे, माइनिंग में, प्लास्टिक्स मैन्युफैक्चर करने में, बहुत चीज़ों में अमोनिया का यूज़ है, ओके। अमोनिया टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है और अमोनिया को ट्रेडिशनली बनाया कैसे जाता है? हैबर-बॉश प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस में करते क्या है? इस प्रोसेस में हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन दोनों को एक्सट्रीम प्रेशर में 150 से 300 बार के प्रेशर में और एक्सट्रीम हीट में 350 और 500 डिग्री सेल्सियस में कंबाइन करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया जाता है एक्सट्रीम प्रेशर एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर में। इसको बोलते हैं हैबर-बॉश प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमोनिया। ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है? नाइट्रोजन तो चलो एयर में है, हाइड्रोजन कहाँ से आता है? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है नेचुरल गैस से, लाइक मीथेन से, राइट, या फिर कोल से। और हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में CO2 रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में।
इस वजह से अगर हमें 1 टन ऑफ अमोनिया बनाना है, 1 टन ऑफ ग्रे या ब्राउन अमोनिया हमें बनाना है, तो रफली 2 टन्स ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। ठीक है, यानी कि अमोनिया बनाने में बहुत ज़्यादा CO2 एमिशन होता है। ग्रे और ब्राउन अमोनिया के बाद एक और अमोनिया होता है ब्लू अमोनिया। ब्लू अमोनिया में क्या होता है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स से ही हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया था। इसमें भी ये CO2 एमिशंस होते हैं, बट इसमें जो CO2 एमिशंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और अंडरग्राउंड स्टोर कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, राइट। तो CO2 एमिशन को कैप्चर करते हैं और अंडरग्राउंड स्टोर कर देते हैं, इसलिए इसको ब्लू अमोनिया बोलते हैं। अब आपने देखा कि ग्रे ब्राउन अमोनिया हो या ब्लू अमोनिया हो, CO2 रिलीज़ तो हो ही रहा है ना। इसमें तो रिलीज़ हो रहा है अनकैप्चर्ड, ब्लू में हम कैप्चर कर दे रहे हैं अंडरग्राउंड CO2 को। अल्टरनेटिव ढूंढा गया है ग्रीन अमोनिया का। ग्रीन अमोनिया में क्या होता है, ग्रीन अमोनिया को माना गया है कि अमोनिया का क्लीन अल्टरनेटिव। तो ग्रीन अमोनिया में भी यही होता है कि हम बेसिकली जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने, अमोनिया का जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। कि अमोनिया प्रोडक्शन में जो CO2 एमिशन होता है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इवेंचुअली हमें अमोनिया के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन तो करना पड़ेगा। यहाँ पे हम नाइट्रोजन तो एयर से ले रहे हैं, बट जो हाइड्रोजन हम ले रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन ले रहे हैं, राइट। याद रखना, ग्रीन अमोनिया के प्रोसेस में भी सेम हैबर-बोश प्रोसेस ही यूज़ हो रहा है, बट हम नाइट्रोजन तो वही ले रहे हैं एयर से, लेकिन जो हाइड्रोजन ले रहे हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन ले रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है वाटर को स्प्लिट करके। वाटर H2O होता है, H2O को स्प्लिट कर देते हैं, यानी इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम अलग अलग कर देते हैं। कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है बाय रिन्यूएबल सोर्सेस। ठीक है, मतलब किसी तरह का फॉसिल फ्यूल इन्वॉल्व नहीं है इस हाइड्रोजन जनरेट करने में। हमें वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन निकालना है और वो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे स्प्लिट करेंगे वाटर को, राइट। और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी रिन्यूएबल सोर्सेज से, सोलर या विंड एनर्जी से। इसलिए इस हाइड्रोजन को बोलते हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन को मिलाते हैं हम नाइट्रोजन फॉर्म एयर थ्रू हैबर-बोश प्रोसेस अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ग्रीन अमोनिया। समझ आ गया अमोनिया और ग्रीन अमोनिया में डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पे कोई फॉसिल फ्यूल्स तो बर्न हुए नहीं किसी तरीके से, इसलिए कोई CO2 एमिशन नहीं होगा। तो अगर UPSC आपको स्टेटमेंट दे दे कि ग्रीन अमोनिया के प्रोडक्शन में कोई CO2 एमिशन नहीं होता, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ओके, अब इस ग्रीन अमोनिया को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़ीरो कार्बन शिपिंग फ्यूल बना सकते हैं हम, बिना वो अमोनिया फर्टिलाइज़र्स, मतलब ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट वाले फर्टिलाइज़र बना सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, राइट। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना कार्बन फुटप्रिंट हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं ग्रीन अमोनिया के। ओके, तो आई होप आपको अमोनिया क्या है, ग्रीन अमोनिया क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ गया होगा। UPSC ट्रैप क्या सेट करेगा, UPSC आपको बोलेगा कि भाई सुनो, जो ग्रीन अमोनिया होता है उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है दैन कन्वेंशनल अमोनिया। बट ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन अमोनिया और कन्वेंशनल अमोनिया दोनों का प्रोसेस बनाने का सेम ही है। दोनों में ही हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं, बशर्ते यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है वो ग्रीन हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल्स से निकाला गया हाइड्रोजन है। तो फॉसिल फ्यूल बर्न करके निकाला गया हाइड्रोजन है, राइट। तो ये डिफरेंस है, बेसिकली प्रोसेस सेम ही है दोनों में। ओके, एग्जामिनर आपको बोल सकता है कि ग्रीन अमोनिया को रेगुलेट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ग्रीन देखते ही, अब एनवायरनमेंट देखते ही बिल्कुल आपको मज़ा आएगा, हाँ बिल्कुल सही है। याद रखना ऐसा कुछ नहीं है, ग्रीन अमोनिया को भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही रेगुलेट करती है। तो ऐसे ट्रैप से बच के रहना बस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी से मिलता जुलता टॉपिक है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, ANFO। ये ANFO क्या होता है, UPSC सिंपल से पूछ लेगा भाई अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव इन द वर्ल्ड। ये एक इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव है। ओके, ANFO को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम नाइट्रेट एक्चुअली क्या होता है। ओके, क्योंकि ANFO में 94% अमोनियम नाइट्रेट है, सिर्फ 6% फ्यूल ऑयल है। तो पहले बताओ अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है। अमोनियम नाइट्रेट एक वाइट क्रिस्टलिन केमिकल है, एक वाइट केमिकल बोल सकते हो इसको, जिसको ग्लोबली यूज़ किया जाता है एज एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र। एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के तौर पर होता है अमोनियम नाइट्रेट, सुना होगा आपने। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट एक वाइट केमिकल है जिसको हम एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज इसमें
बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, इट्स वेरी नाइट्रोजन रिच केमिकल, ओके। मगर अंडर सर्टेन कंडीशन इट इज़ ऑल्सो अ पावरफुल ऑक्सीडाइज़र, ये बहुत बड़ा ऑक्सीडाइज़र भी है। मतलब अगर कहीं पे आग लगी हुई है तो ये उस आग को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करके वहाँ पे एक्सप्लोजन भी कर सकता है, एक फायर को फीड कर सकता है, बिकॉज इट्स इवेंचुअली एन ऑक्सीडाइज़र एज वेल, ठीक है। फर्टिलाइज़र है क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है इसमें, बट ये ऑक्सीडाइज़र के तौर पे भी एक्ट करता है, इस वजह से कहीं फायर है तो उसको फीड कर सकता है, वहाँ एक्सप्लोजन कर सकता है, राइट। तो अमोनियम नाइट्रेट समझ आ गया होगा आपको। इसमें जो 6% फ्यूल ऑयल मिलाया जाता है यूजुअली डीजल को यूज़ किया जाता है, ठीक है, याद रखना। अब इसका ड्यूअल यूज़ है, अमोनियम नाइट्रेट का ड्यूअल यूज़ है। देखो, अगर प्योर अमोनियम नाइट्रेट की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र है, एकदम अच्छा सा नाइट्रोजन रिच एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के तौर पे काम करता है, राइट। कौन सा फर्टिलाइज़र? NPK 3400। इसका मतलब क्या है? N 34% है, नाइट्रोजन 34% है, फॉस्फोरस 0%, पोटेशियम 0%, NPK 3400 का ये मतलब होता है, ठीक है। तो देख रहे हो, परफेक्ट नाइट्रोजन 34%, यानी कि ये परफेक्ट फर्टिलाइज़र ग्रेडिंग है, ठीक है। नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है। और वहीं पे जहाँ पे इसमें फ्यूल मिक्स कर दिया आपने अमोनियम नाइट्रेट में, ये बहुत ही हैवी माइनिंग ऑपरेशंस में काम आ जाता है फिर, राइट। क्योंकि हैवी माइनिंग ऑपरेशन में ब्लास्ट वगैरह थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, राइट। रॉक को ब्लास्टिंग की जाती है सिविल कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे काम आता है। तो अमोनियम नाइट्रेट में फ्यूल मिलाओगे, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बन जाएगा, ANFO, ओके। अब सोचो, अगर ये इतना ईजी है इसको बनाना, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र के तौर पे, राइट। इसमें बस आपको डीजल मिलाना है और ये एक एक्सप्लोजिव बन गया, हर जगह इजीली अवेलेबल है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है बाय नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक टेररिस्ट एंड इंसर्जेंट्स, है कि नहीं। इसी वजह से इंडिया में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को रेगुलेट किया जाता है अंडर एक्सप्लोजिव एक्ट्स ऑफ 1884, ठीक है। इसके लिए रूल्स भी बनाए गए हैं, अमोनियम नाइट्रेट रूल्स ऑफ 2012, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट कैसे मैन्युफैक्चर होगा, कैसे इसका कन्वर्जन होगा, कैसे इसकी बैगिंग होगी, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वो सब रेगुलेशन इसके रूल्स 2012 में लिखे हुए हैं। इतनी ही बातें आपको अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के बारे में पता होनी चाहिए। UPSC आपको बोल देगा कि अमोनियम नाइट्रेट एक ऑक्सीडाइज़र है, यहाँ तक तो सही है, और आगे लिख देगा इट इज़ एन ऑक्सीडाइज़र नॉट अ फ्यूल, राइट। तो बिल्कुल सही बात है, ये कोई फ्यूल नहीं है, ये सिर्फ ऑक्सीडाइज़र। फ्यूल तो इसको चाहिए, राइट। अगर UPSC लिख दे कि अमोनियम नाइट्रेट एक हाईली कंबस्टिबल फ्यूल है जो कि अपने आप एक्सप्लोड हो जाता है, तब ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट आपका, ठीक है। क्योंकि ये अपने आप एक्सप्लोड नहीं होता, इसको फ्यूल चाहिए होता है, फ्यूल सोर्स चाहिए होता है, डीजल जैसा कुछ चाहिए इसको, ताकि ये ANFO बन के एक्सप्लोजन कर सके, राइट। UPSC आपको बोल सकता है कि ANFO इज़ प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ फ्यूल ऑयल, तो ये भी गलत होगा। प्राइमरली तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट है ना 94%, फ्यूल ऑयल तो सिर्फ 6% है। तो थोड़ा बच के सोच समझ के आंसर देना, ओके। आपको ये तो पता चल चुका है कि अमोनियम नाइट्रेट बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, तो शायद UPSC ये बोल दे कि अमोनियम नाइट्रोजन इज़ ए परफेक्ट बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र। बैलेंस फर्टिलाइज़र का मतलब होता है जिसमें आपका जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, ये तीनों इक्वल क्वांटिटी में हो। बट याद रखना, ये कोई परफेक्ट बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं है, इसमें सब कुछ इक्वल अकाउंट में नहीं है। आपने देखा है कि 34% नाइट्रोजन है, पोटेशियम और फॉस्फोरस दोनों 0% है। NPK देख लिया ना आपने। तो याद रखना, इस तरह के ट्रैप से बच के रहना। आगे हम बात करेंगे कंप्रेस्ड बायोगैस की। कंप्रेस्ड बायोगैस का पहले बैकग्राउंड जानते हैं। हमें पता है कि इंडिया जो है बहुत मैसिव अकाउंट में नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है। ये चीज़ पता है कि नहीं पता है? समझ लो इस चीज़ को, इंडिया बहुत भारी मात्रा में नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है, राइट। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें ज़रूरत है कोई एक ऐसा डोमेस्टिक रिन्यूएबल अल्टरनेटिव की, एक ऐसा डोमेस्टिक रिन्यूएबल अल्टरनेटिव जो कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके, राइट। और यहीं पे हमें याद आती है कंप्रेस्ड बायोगैस की, जो कि आसानी से हमारा रिन्यूएबल अल्टरनेटिव बन सकता है टू लॉट ऑफ इम्पोर्टेड नेचुरल गैस, राइट। एक्चुअली कंप्रेस्ड बायोगैस का कॉन्सेप्ट क्या है? जो बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर रेसिड्यू हो गया, कैटल डंग हो गए, राइट, गाय के गोबर वगैरह होते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी का जो सॉलिड वेस्ट होता है, ये सारा जो कचरा होता है, ठीक है, ये जब डिकम्पोज होता है ये सब, तो ये गैस रिलीज़ करता है, ठीक है, ये गैस रिलीज़ करता है, मीथेन वगैरह रिलीज़ करता है। अगर हम किसी तरह से इस गैस को कैप्चर कर लें, राइट,
कैप्चर करके इस गैस को क्लीन कर लें और उसके बाद इसको कंप्रेस कर दें, तो हमें एक फ्यूल मिलता है। एक फ्यूल मिलता है जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होता है टू कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉमर्शियली अवेलेबल सीएनजी होती है ना, उसके जैसा एक फ्यूल मिलता है हमें, राइट। और उसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस। सीबीजी बिल्कुल सीएनजी जैसा होता है, बस बनाने का तरीका अलग है, राइट। इसमें हम वेस्ट से निकले हुए गैस वगैरह को कैप्चर करके उसको कंप्रेस करके बनाते हैं, इसलिए इसका नाम कंप्रेस्ड बायोगैस है। तो हुआ ना ये अल्टीमेट वेस्ट टू वेल्थ वाला कॉन्सेप्ट, वेस्ट से वेल्थ बनाने वाला कॉन्सेप्ट। इसी को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स याद रखा करो, कहाँ पे यूज़ करने हैं, ऐसे मेंस में काम आएंगे, यूज़ करा करो ये सारे टर्म्स को, ठीक है। कोई चीज़ समझो तो ऐसे समझो कि मेंस वगैरह में फटाफट आपके दिमाग में आए। सर्कुलर इकोनॉमी का जिक्र हो रहा तो सीबीजी का एग्जांपल दे दो, राइट। मेंस लिखना है ना कि फिर से प्रीलिम्स में ही देते रहना बार बार। इस बार आपको मेंस लिखना है। अगर आपको इस बार मेंस लिखना है तो एक बार कमेंट में लिखो कि मुझे मेंस लिखना है, मुझे मेंस लिखना है, मुझे मेंस लिखना है, ऐसे कमेंट सेक्शन को भर दो। कई बार यकीन मानो ऐसे चीज़ें लिखने से ना मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो दिल से एक बार लिखो कि मुझे मेंस लिखना है। अगर आप पूरा नहीं लिख सकते हो, आपको शर्म आ रही है, तो इतना लिख दो MMLH। सिर्फ मेरे और आप तक बात रहेगी कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। बाकी जो बाहरी पढ़ेंगे उनको समझ आएगा कि MMLH क्या लिखा हुआ। आप बस इतना लिख दो कि MMLH, मुझे मेंस लिखना है, राइट। आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आपका अफर्मेशन भी हो जाएगा। ये काम ज़रूर करो, वीडियो पॉज करके अभी करो। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग 16 मिनट पे ही वीडियो छोड़ के भाग गए थे, राइट, और कितने लोग टिके हुए थे। प्रोसेस क्या होता है सीबीजी को बनाने का? एनारोबिक डाइजेशन ऑफ वेस्ट। एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन। जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको बैक्टीरिया जो है तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, राइट। एक बिल्कुल ही क्लोज्ड और ऑक्सीजन फ्री डाइजेस्टर के अंदर एक ऑक्सीजन फ्री डाइजेस्टर बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होती। उसी के अंदर बैक्टीरिया जो है इस ऑर्गेनिक वेस्ट को तोड़ते रहते हैं, ठीक है। वहाँ बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती है। ऐसा करने पे जो इनिशियल गैस प्रोड्यूस होती है उसमें 55 से 60% मीथेन होता है और 35 से 40% CO2 होता है। थोड़ा बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलता है H2S, और मॉइस्चर तो होता ही है, राइट। अब ये जो रॉ बायोगैस प्रोड्यूस हुई है इसको तो हम यूज़ कर नहीं सकते एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स एंड एटसेट्रा, राइट, क्योंकि इसमें CO2 कंटेंट देख लो कितना ज़्यादा है। इसकी वजह से इसकी जो एनर्जी वैल्यू है वो लो हो जाती है, ओके। और जो मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है वो तो बिल्कुल इंजन को ही डैमेज कर देगा, राइट। इसलिए रॉ बायोगैस को सीबीजी में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसको प्यूरीफाई करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन ज़रूरी है और उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट प्यूरिफिकेशन स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। हम क्या करते हैं कि जो CO2 है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको पूरी तरह से स्क्रब करते हैं। तब तक स्क्रब करते रहते हैं जब तक मीथेन का कंसंट्रेशन 90% या उससे ज़्यादा नहीं हो जाता, राइट। 90-95% के आसपास ये मीथेन जो 55% था, ये इसका कंसंट्रेशन 90-95% हो जाए और ये सारी चीज़ें इम्प्योरिटी निकल जाए, तब तक इसको स्क्रब आउट करते रहते हैं। और एक बार जैसे ही ये प्यूरीफाई हो गया, ये कंसंट्रेशन मीथेन का अचीव कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बहुत हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, राइट। इतने हाई प्रेशर पे कंप्रेस करने का रीज़न क्या है? ताकि इसको सिलेंडर वगैरह में स्टोर किया जा सके और ये पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेबल गैस बनाई जा सके, राइट। तो यही प्रोसेस है पूरा कंप्रेस्ड बायोगैस का। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो कंप्रेस्ड बायोगैस को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में बोला गया है कि भाई बायोफ्यूल को प्रमोट करना है, और इसमें जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको भी एक एडवांस्ड बायोफ्यूल का दर्जा दिया गया है। तो अगर यूपीएससी आपको बोले कि सीबीजी इज़ ए बायोफ्यूल, तो बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है इसमें। गोबर्धन स्कीम का फुल फॉर्म पता है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ओके। ये भी पूरी तरह से फोकस करता है कि गांव में जितना भी कैटल डंग है, गांव में जितना भी कचरा है, सॉलिड वेस्ट है, उसको पूरी तरह से कंपोस्ट में और बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि इवेंचुअली उससे सीबीजी बनाया जा सके। सतत इनिशिएटिव के तहत भी बहुत सारे सीबीजी प्लांट्स बनाने का प्लान है गवर्नमेंट का। अब आप मुझे बताओ, क्या सीबीजी को फ्यूचर में सीएनजी के रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। सीबीजी क्या है? इट्स अ प्योर मीथेन। तो इसको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है ऑफ सीएनजी। जो सीएनजी पावर्ड कार और बस चलती है ना आजकल, वो सीबीजी पे भी चल सकती हैं बिना किसी इंजन के मॉडिफिकेशन के। बस रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, सीबीजी को मास लेवल पर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, राइट। इंडस्ट्रीज़ में जो नेचुरल गैस का यूज़ होता है हीटिंग वगैरह के लिए, उसको सीबीजी से रिप्लेस किया जा सकता है, राइट। क्योंकि सीबीजी रहेगा तो कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, अपने आप CO2 एमिशंस कम होंगे।
यूपीएससी आपको क्या क्या ट्रैप सेट कर सकता है इस टॉपिक से? यूपीएससी बोलेगा कि जो रॉ बायोगैस होता है और जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, रॉ बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस का जो कंपोजिशन है बिल्कुल सिमिलर होता है। तो आप तुरंत गलत काटना। आपने देखा है कि रॉ बायोगैस में 55% मीथेन हो रहा है और सीबीजे में हम 90 से 95% मीथेन कंसनट्रेट डिमांड करते हैं, उसके बाद प्रेशराइज करते हैं इसको, तो कंपोजिशन बिल्कुल अलग है, राइट। कभी भी रॉ बायोगैस को आप कंप्रेस बायोगैस बोलने की गलती मत करना, ठीक है। लोग समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हो। यूपीएससी आपको आपके ब्रेन के साथ खेलेगा। यूपीएससी आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो आपको बोलेगा कि भाई जब हम सीबीजी बनाते हैं तो जब एनारोबिक डाइजेशन करवाते हैं वेस्ट का, तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहते हैं ताकि वेस्ट को एफिशिएंटली ब्रेक किया जा सके। तो ये सब जो स्टेटमेंट कर रहे हैं ना, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, तो याद रखना यूपीएससी ट्रैप सेट कर रहा है आपको फंसाने के लिए। बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एनारोबिक डाइजेशन है तो ऑब्वियस ही बात है, बिना ऑक्सीजन का डाइजेशन हो रहा है, थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन को चाहिए होगी, ठीक है। बैक्टीरिया अपने आप ब्रेक डाउन कर देंगे। यूपीएससी आपको बोलेगा कि सीएनजी से सीबीजी पे अगर स्विच करना है तो व्हीकल्स में बहुत सारे इंजन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई इंजन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। दोनों ही कंप्रेस्ड मीथेन है, राइट। सीएनजी और सीबीजी दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू प्रॉपर्टीज सब बिल्कुल सेम है, बस बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे मैंने आपको स्कीम्स बताई। सतत इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का है, राइट। गोवर्धन स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की है, राइट। ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बनाई गई है स्कीम। तो ये सारी बातें भी पता रखना आप। अगर आप मेरे पेड बैच में होते तो मैं अभी आपको असाइनमेंट देता कि इन तीनों को जाके गूगल करो और देखो, इन पॉलिसीज़ की डिटेल लो, राइट। गूगल पे थोड़ा टाइम बिताओ इन पॉलिसीज़ के साथ। तो अभी भी अगर आप करना चाहो तो जाके गूगल पे इन तीनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, 10-15 मिनट का टाइम इनको दो, ओके। आगे बात करते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी की। एलपीजी क्राइसिस इस बार आया था, शायद क्वेश्चन आ जाए, बहुत हाई चांसेस है किसी न किसी फ्यूल पे तो क्वेश्चन आएगा, बिकॉज बहुत बड़ा एनर्जी क्राइसिस आया है पूरी दुनिया में, राइट। तो खास करके आपके घरों में जो सिलेंडर खत्म हुए हैं वो एलपीजी सिलेंडर्स ही होते हैं, तो शायद एलपीजी पे क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज एलपीजी को लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन किचन्स बोलते हैं, ओके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी के लिए ही चलाई गई है, राइट, जिसमें हम वुमेन की हेल्थ सेफ रहे, ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल बर्न ना करें, कुकिंग मतलब लकड़ी ना जलाए, काऊ डंग जला के खाना बनाती हैं वो सब ना करें, उनको एलपीजी सिलेंडर दिए जाएँ कम दामों पर। ये सब पीएम उज्ज्वला स्कीम इसीलिए बनाई गई थी, ओके। तो एलपीजी कैसे सीएनजी वगैरह से डिफरेंट है? एलपीजी ऐसा क्या है, ये भी तो क्लीन एनर्जी है, तो कैसे सीएनजी से डिफरेंट कैसे है, तो बताओ। देखो, जो सीएनजी होता है, कंप्रेस नेचुरल गैस हो गया या बायोगैस हो गया, इन सब में एक चीज़ डोमिनेट करती है, वो है मीथेन। जबकि जो एलपीजी है उसमें बहुत हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, राइट। एलपीजी के जो प्राइमरी कंपोनेंट्स होते हैं वो मीथेन नहीं होता, उसमें मेनली आपको प्रोपेन और ब्यूटेन मिलेगा, प्रोपेन और ब्यूटेन अलॉन्ग विद आइसोब्यूटेन, राइट। तो प्रोपेन ब्यूटेन होता है एलपीजी के अंदर, मेनली आप ये याद रखना। लिखा है ना, प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन और माइनर गैसेस होती हैं एलपीजी के अंदर। एलपीजी वैसे तो कलरलेस होता है और ओडरलेस होता है, फिर भी आप देखते हो कि जब अगर आपके घर में ज़रा से भी गैस लीक होती है तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है। तो अगर एलपीजी कलरलेस है और स्मेल बिल्कुल ऑर्डरलेस है, स्मेल नहीं आती उसकी, तो आपके यहाँ जब गैस लीक होती है तो हल्की सी स्मेल कैसे आ जाती है? क्योंकि इसके अंदर इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है। ये अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, बहुत से स्टेट पीएससी एग्जाम से पूछा जा चुका है कि एलपीजी में क्या ऐड करते हैं ताकि जैसे ही ज़रा सी गैस लीक हो आपको पता चल जाए, ताकि कोई बहुत बड़ा हादसा होने से बच जाए। उसमें इथाइल मरकैप्टन को ऐड किया जाता है ताकि स्पेसिफिकली उसका बहुत हैवी ऑर्डर रिलीज़ हो और आप उसको स्मेल करके डिटेक्ट कर लो कि हाँ भाई गैस लीक कर रही है। तुरंत बोलते हो ना गैस लीक कर रही है क्या, तो वो एलपीजी की महक नहीं होती, वो उसमें इथाइल मरकैप्टन ऐड किया जाता है, उसकी महक होती है, राइट। एलपीजी कैसे बनता है? एलपीजी एक्चुअली एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब बाई प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज़ हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उस चीज़ को बनाने के दौरान कोई और चीज़ निकल गई, राइट। जैसे कि हम मान लो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कर रहे हैं, राइट, या फिर हम नेचुरल ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसी टाइम पे एलपीजी को कैप्चर किया जाता है। एलपीजी उस टाइम पे रिलीज़ होती है, उसको कैप्चर किया जाता है। क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के टाइम पे, नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन टाइम पे एलपीजी को कैप्चर किया जाता है, एज अ बाई प्रोडक्ट एलपीजी रिलीज़ होता है। इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं? ये तो गैस होती है, फिर लिक्विफाइड का क्या मतलब है? देखो, एलपीजी जो है लिक्विफाइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दोगे ना और नॉर्मल प्रेशर पे रख दोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जब इस पर हल्का सा प्रेशर दिया जाता है, राइट, जैसे कि आपके जो रेड सिलेंडर्स होते हैं उसके अंदर ये प्रेशराइज फॉर्म में होता है, ओके, तो फिर इस वजह से ये लिक्विड बन जाता है, राइट। एक्चुअली ये ऐसे तो गैस फॉर्म में होता है, राइट,
नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर में ये गैस फॉर्म में होती है, बट जैसे ही इसको हल्का सा प्रेशर दिया जाता है आपके सिलेंडर में डाला जाता है ये लिक्विड बन जाता है। तो ये चीज़ याद रखना। ओके, मैंने उल्टा बोल दिया था। इंडिया के मार्केट में क्या स्टेटस है एलपीजी का? देखो ऐसा होता है कि हम जितना एलपीजी कंज्यूम करते हैं उसका सिर्फ 35% ही हम प्रोड्यूस करते हैं, बाकी 65% में हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं, हैवली इम्पोर्ट डिपेंडेंट है एलपीजी में। इसका मतलब हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है बहुत वल्नरेबल है। आपने देखा ना, ज़रा सा ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करा, हमारे देश में एलपीजी क्राइसिस आ गया, राइट। तो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल शॉक अगर मिडिल ईस्ट में लगता है तो फिर हम बहुत वल्नरेबल है, क्योंकि 65% इम्पोर्ट डिपेंडेंट है इस चीज़ में। फिलहाल आपको याद रखना है कि एलपीजी क्या होता है, सीएनजी क्या होता है, बायोगैस क्या, सीबीजी क्या होता है, इन सब में डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा, राइट। यूपीएससी आपको कैसे कैसे ट्रैप सेट कर सकता है एलपीजी में? यूपीएससी बोलेगा एलपीजी की स्मेल बहुत पंजेंट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। नहीं, अमोनिया थोड़ी है, ये तो बिल्कुल ही स्मेल नहीं होती, इसमें तो इथाइल मरकैप्टन ऐड किया जाता है ना। यूपीएससी आपको बोलेगा कि एलपीजी में प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट मीथेन होता है। नहीं, मीथेन नहीं होता, यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन का कमाल है। यूपीएससी आपको बोलेगा कि एलपीजी जो सिलेंडर्स में भरे जाते हैं वो बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड अंडर प्रेशर भरे जाते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है, एलपीजी को सिलेंडर्स के अंदर कंप्रेस्ड गैस के फॉर्म में नहीं फिल किया जाता, ये तो थोड़ा सा प्रेशर डाल के लिक्विड फॉर्मेट में क्रिएट किया जाता है, फिल किया जाता है सिलेंडर्स के अंदर, राइट। जो सिलेंडर के अंदर एलपीजी होती है लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे ही आप ओपन करते हो रेगुलेटर को, इसका प्रेशर रिलीज़ होता है, और जैसे ही प्रेशर रिलीज़ होता है ये फिर से गैस बन जाती है, राइट। थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं लिक्विड बन जाती है, प्रेशर रिलीज़ होते ही गैस बन जाती है और फिर जल जाती है, राइट। इतनी बातें आपको एलपीजी के बारे में जानना काफ़ी है। आगे बात करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की, और देखेंगे कैसे इसका ड्यूअल यूज़ है, एक अच्छा यूज़ और एक बुरा यूज़। सबसे पहले इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करने से पहले ये जो केमिकल है इसके बारे में ये जान लो कि इट हैज़ बीन इन अ सेंटर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेजेडीज़। गैम्बिया में, उज़्बेकिस्तान में बहुत सारे मासूम बच्चों की मौत हुई, राइट। इनफैक्ट इंडिया में भी हुई, और इंडिया से बने हुए कफ सिरप की वजह से हुई। इसकी वजह से जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है इंडिया का उसको झटका लगा, राइट। और जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश में, CDSCO, राइट, उसके रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे भी सवाल उठाए गए कि ये कैसे ड्रग्स बना रहे हैं आप लोग, कि आपके कफ सिरप पी के बच्चों की डेथ हो रही है ग्लोबली, राइट। तो हमें समझना होगा कि ये जो इंडस्ट्रियल केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर ये इतना ही टॉक्सिक है तो वो बच्चों के कफ सिरप में क्या कर रहा था, राइट। तो अब तक आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल एक अल्कोहलिक कंपाउंड है जो कि बहुत ही टॉक्सिक नेचर का है और जानलेवा हो सकता है अगर इसको कंज्यूम किया गया तो। ये कलरलेस और ऑडरलेस भी होता है, याद रखना, कलरलेस एंड ऑडरलेस तो होता है बट टेस्टलेस नहीं होता है। इनका एक नेचुरली बहुत ही स्वीट टेस्ट होता है, इसीलिए इनको अगर आप स्वीट में मिला दो या फ्लेवर्ड कफ सिरप में मिला दो तो पता नहीं चलेगा, और जैसे ही आप कंज्यूम करोगे आपकी किडनी फेल हो जाएगी, एक्यूट किडनी फेलियर होगा। अब जानते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल को इन कफ सिरप से मिलाया क्यों जाता है। देखो, जितनी भी लिक्विड मेडिसिन होती हैं ना, लिक्विड मेडिसिन, ध्यान से मेरी बात सुनना, जितनी भी लिक्विड मेडिसिन होती हैं जैसे कि कफ सिरप वगैरह, उनको एक सॉल्वेंट चाहिए होता है, एक सॉल्वेंट चाहिए होता है ताकि जो सिरप के अंदर जो एक्टिव मेडिकल इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक स्वीटनिंग एजेंट के साथ मिला करके उनको एक ड्रिंकेबल ड्रिंक बनाया जाए, इसके लिए एक सॉल्वेंट चाहिए होता है, राइट। तो इंडस्ट्री जो है स्टैंडर्ड केमिकल्स को यूज़ करती है एज अ सॉल्वेंट। क्या होते हैं उस केमिकल्स? ग्लिसरीन काम आती है इसके, और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल काम आता है, ओके। बट ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल ना डाल के कुछ बेवकूफ़ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल का। क्यों? क्योंकि ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल जैसे जो सॉल्वेंट होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स होते हैं वो कई बार इलीगली जो है उसमें डीएथिलाइन ग्लाइकोल मिला देते हैं ताकि उनकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। अब इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, राइट। ये भी बिल्कुल डिज़ोल्व कर देता है चीज़ों को अच्छे से, कफ सिरप में मिठास को डिज़ोल्व कर देता है, लेकिन ये चीप होता है इसलिए इसको यूज़ कर लेते हैं ये लोग। इनसे क्या मतलब, कोई मरे या जिए। ये भी याद रखना कि ह्यूमन बॉडी के बाहर इथाइलिन ग्लाइकोल के बहुत सारे अच्छे यूज़ भी हैं, राइट। ये एक ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब कार वगैरह कहीं बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में खड़ी की जाती है तो उसके रेडिएटर्स को फ्रीज होने से बचाता है,
राइट। तो ऑटोमोटिव एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसके बहुत सारे लीगल इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, राइट। ये रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिस्टर फाइबर्स, पॉलिस्टर फाइबर्स बनाने हो, प्लास्टिक बनाने हो, उन सब में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। स्टैम्प पैड के लिए जो इंक बनाई जाती है, राइट, बॉल पॉइंट पेन में यूज़ होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड्स के तौर पे यूज़ होते हैं, पेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, मगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बनाया गया है ये, ठीक है। अब यूपीएससी आपको ट्रैप सेट करेगा कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो चिल्ड्रन के कंजम्पशन के लिए बैन कर दिया गया है। याद रखना कि ये गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ चिल्ड्रन नहीं, ये किसी भी एडल्ट के लिए, किसी भी ह्यूमन के लिए स्ट्रिक्टली बैन है, चाहे एडल्ट हो, चाइल्ड हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, सबके लिए बैन है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, ये बात अपने मन में गांठ बांध लो, ओके। यूपीएससी आपको बोलेगा कि ड्रग को रेगुलेट करने के लिए, ड्रग एडल्ट्रेशन को रोकने के लिए इंडिया में प्राइमरी बॉडी है FSSAI, नहीं, ड्रग के लिए दूसरी बॉडी है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। यूपीएससी आपको बोलेगा कि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, मगर सेफली यूज़ कर सकते हैं इसकी गारंटी नहीं है, राइट। प्रोपाइलिन बिल्कुल सेफ है, वहीं इथाइलिन ग्लाइकोल थोड़ा सा टॉक्सिक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इथेनॉल की। वाई इथेनॉल? इथेनॉल एक रिन्यूएबल फ्यूल है, इतना तो आपको पता होगा। इसकी ज़रूरत क्या है? इंडिया बहुत ही मैसिव चंक ऑफ क्रूड ऑयल को इम्पोर्ट करता है, इसकी वजह से जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट होता है, राइट, क्योंकि इतना सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से, राइट। इसकी वजह से कभी भी कोई ग्लोबल प्राइस शॉक आता है अगर, तो इंडिया भी बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट होता है उससे। इसकी वजह से अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने फ्यूल में इथेनॉल ब्लेंडिंग कर सकें, राइट। इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल एक बायोफ्यूल है, एक ऐसा बायोफ्यूल जिसको हम नेचुरली बनाते हैं जस्ट बाय फर्मेंटिंग शुगर का फर्मेंटेशन करके हम एक बायोफ्यूल बनाते हैं जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं या फिर इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, राइट। जैसे ही हम इस इथेनॉल को, इथाइल अल्कोहल को, प्लांट बेस्ड अल्कोहल को स्टैंडर्ड पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं, हमारे 3 बहुत बड़े गोल अचीव हो जाते हैं। क्या हैं वो 3 गोल जो इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करते ही पूरे हो जाते हैं? सबसे पहले हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आउटफ्लो बचाने में कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत कर देते हैं, कहीं ना कहीं हम लेस क्रूड ऑयल डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरा, एनवायरमेंटली देखा जाए तो इथेनॉल जो है पेट्रोल से बहुत ज़्यादा क्लीन तरीके से बर्न होता है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होते हैं। तो हमारा जो नेट ज़ीरो का 2070 का टारगेट है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का, उसको अचीव करने में भी कहीं ना कहीं उस गोल में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारी काम आती है। तीसरा, हमारे एग्रीकल्चर में फार्मर्स को गारंटीड सेकेंडरी मार्केट दी जाती है, राइट। उनकी जो भी सरप्लस क्रॉप्स हैं, जो भी डैमेज्ड क्रॉप्स हैं, अगर वो दे दें इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स में, तो फिर उनको एक गारंटीड सेकेंडरी मार्केट मिलती है उनकी डैमेज क्रॉप्स के लिए। अभी तक क्रॉप डैमेज हो गई तो क्या करें, वेस्ट होती है। अब उस डैमेज क्रॉप को भी किसान बेच सकते हैं, उनको एक सेकेंडरी मार्केट मिलता है। तो ये 3 चीज़ें तुरंत होती हैं जैसे ही हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। याद रखना, इथेनॉल को हम ग्राउंड से ड्रिल करके नहीं निकालते हैं, इथेनॉल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है शुगर हैवी क्रॉप्स के थ्रू, जैसे शुगर केन से एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉर्न से, राइस से, व्हीट से, बायोमास से। ये सभी जो स्टार्च हैवी क्रॉप्स हैं, राइट, या जो शुगर रिच क्रॉप्स हैं, शुगर हैवी, स्टार्च हैवी जो क्रॉप्स हैं, इन सभी से हम एथेनॉल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। अगर हमें इथेनॉल को पेट्रोल से ब्लेंड करना है, पेट्रोल से, तो फिर इथेनॉल पूरी तरह से फ्री ऑफ वाटर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 99.9% प्योर होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी पानी है तो जो इथेनॉल और पेट्रोल है वो कार के फ्यूल टैंक के अंदर सेपरेट हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, ब्लेंड नहीं हो पाएंगे, और आपका इंजन जो है वो तहस नहस हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा भी पानी जो है वो अंदर जाके कार के फ्यूल टैंक में पेट्रोल और इथेनॉल को अलग कर देगा, और वो जो ब्लेंडिंग का जो प्लान था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए हमें 99.9% प्योर इथेनॉल चाहिए अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। तो याद रखना, इथेनॉल जो है उसकी ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन से ज़्यादा है,
राइट। अभी हम क्या करते हैं, पेट्रोल में आपने देखा होगा गैसोलीन मिलाते हैं, राइट, ताकि जो इंजन है वो उसकी नॉकिंग ना हो, राइट, यानी कि इंजन बहुत ही स्मूथली रन करे। तो अभी अगर हम इथेनॉल को मिलाएंगे तो इथेनॉल का और ज़्यादा हाइयर ऑक्टेन होता है, राइट, हाइयर ऑक्टेन रेटिंग दैन गैसोलीन। इसका मतलब वो इंजन को नॉकिंग होने से और ज़्यादा बचाएगा और इंजन और ज़्यादा स्मूथली रन करेगा और मोर एफिशिएंटली रन करेगा। इंडिया में इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हम लार्जली डिपेंडेंट हैं शुगर केन मोलासेस पे, राइट, जिसको हम बोलते हैं सी हैवी मोलासेस। लेकिन हम सिर्फ शुगर केन पे रिलाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम अभी ग्रेन्स पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, राइट। अगर हम कंपैरिजन करें तो शुगर केन से ज़्यादा यील्ड है इथेनॉल की फ्रॉम ग्रेन्स। तो ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रेन्स ज़्यादा इथेनॉल यील्ड करते हैं पर टन के हिसाब से या फिर शुगर केन करते हैं सी हैवी मोलासेस। तो आंसर होगा ग्रेन्स यील्ड हाइयर अमाउंट ऑफ इथेनॉल पर टन एज कम्पेयर टू सी हैवी मोलासेस। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जो, उसने बोला है कि इंडिया 2026 तक थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर हो जाएगा एथेनॉल का ग्लोबली, ओके। यूएस और ब्राज़ील के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा एथेनॉल का 2026 तक। ऐसा किसने बोला है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। पहले गवर्नमेंट का टारगेट था कि हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में बाई 2030, ठीक है। अभी E20 वाले टारगेट को 2030 से घटा करके 2025 तक कर दिया गया, राइट, कि 2025 तक हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर देंगे। तो अगर अब यूपीएससी क्वेश्चन दे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बाई 2030, तो गलत कर देना, ठीक है, क्योंकि 2025 तक का टारगेट था। यूपीएससी आपको बोलेगा कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग करते ही जो गैसोलीन होता है, इथेनॉल को गैसोलीन से ब्लेंड करते ही जो फ्यूल का ओवरऑल ऑक्टेन रेटिंग है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये गलत होगा। आपने पढ़ा ना, इथेनॉल का तो भाई हाइयर ऑक्टेन रेटिंग होती है गैसोलीन से भी ज़्यादा, ठीक है। तो एक तरह से ऑक्टेन बूस्टर का काम करता है इथेनॉल, राइट, डिक्रीज़ नहीं करेगा। यूपीएससी आपको बोलेगा सी हैवी मोलासेस जो होते हैं शुगर केन वाले, वो हाईएस्ट यील्ड देते हैं इथेनॉल की पर टन एज़ कम्पेयर टू फूड ग्रेन्स। तो आपको याद रखना, नहीं, फूड ग्रेन्स की यील्ड ज़्यादा बेटर होती है, मैंने बताया ना। यूपीएससी आपको बोलेगा 70 to 90% वाला प्योर इथेनॉल को ब्लेंड कर सकते हैं पेट्रोल के साथ, नहीं, इट मस्ट बी 99.9% प्योर, राइट। थोड़ा सा भी मॉइस्चर आया तो सेपरेशन हो जाएगा फ्यूल लाइंस में। ये सारे फैक्ट्स आपको इथेनॉल के बारे में और इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में पता होने चाहिए, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो आइडिया है ये 2003 से ही इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। ये कॉन्सेप्ट जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम जो है ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, 2003 में ही ये पॉलिसी लॉन्च हो चुकी थी। आइडिया सिंपल था कि हमें एक इथेनॉल चाहिए, ठीक है, यानी कि एक प्लांट बेस्ड अल्कोहल चाहिए जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो और उसको हम पेट्रोल में मिक्स करें। लेकिन अभी हम इसको इतना एग्रेसिवली क्यों पुश कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में? क्योंकि हम क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी हमें कम करना है, कार्बन एमिशंस कम करने हैं। इसलिए अभी हम इथेनॉल ब्लेंडिंग पे ज़्यादा पुश कर रहे हैं, जबकि ये पॉलिसी 2003 से ही चली आ रही है, राइट। जैसे ही हम पेट्रोल में सिर्फ 20% इथेनॉल को ब्लेंड करते हैं तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका एमिशन ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम टू व्हीलर्स की बात करें तो टू व्हीलर्स का जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन है वो 50% रिड्यूस होता है, फोर व्हीलर्स में 30% रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो याद रखना, ये 2 वाट नहीं है, टू व्हीलर में 50% रिडक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन में, फोर व्हीलर में 30% रिडक्शन हो रहा है सिर्फ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग से, ओके। इथेनॉल ब्लेंडिंग हमारे $4 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व के एनुअली सेव कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखना। इथेनॉल प्रोडक्शन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट इसको हैविली सब्सिडाइज करती है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, राइट। 2025 तक हमने 19.6% ब्लेंडिंग को अचीव किया है। इथेनॉल पे जीएसटी रेट को 5% घटाया गया है, राइट। एक चीज़ और याद रखना, अगर हम बोल रहे हैं कि हम इथेनॉल 100 यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इथेनॉल 100% प्योर है। इथेनॉल हमेशा 90 to 94% प्योर होता है। इसमें 4 to 5% मोटर स्पिरिट होती है और 1.5% को सॉल्वेंट होते हैं, हाँ, वाटर नहीं होता। तो जब हम बोलते हैं कि हमारा इथेनॉल 100% प्योर इथेनॉल है तो ऐसा सच में नहीं होता। ये गवर्नमेंट तो इसको प्रमोट करने के लिए ऐसा बोलती है, राइट। इवन E100 यानी इथेनॉल 100 में भी 4 to 5% मोटर स्पिरिट होता है और 1.5% को सॉल्वेंट्स होते हैं। याद रखना, इथेनॉल और पेट्रोल को जब ब्लेंड करके हम फ्यूल बनाते हैं उसको बोलते हैं E20 फ्यूल,
क्यों? क्योंकि इसमें 20% इथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है, और ये लेस पॉल्यूशन, लेस ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम बात करेंगे बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट की। ठीक है, ये बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट क्या होता है? इट्स अ सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। देखो इथेनॉल की ना बहुत सारी जनरेशन्स हैं। जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है उसको मैंने बताया आपको, स्टार्च रिच, शुगर रिच फूड क्रॉप से निकाला जाता है, शुगर केन से, कॉर्न से, राइस से, मैंने बताया ना आपको। तो यहाँ पे फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट छिड़ जाती है। ठीक है, कि किस हद तक हम फूड को यूज़ करेंगे फ्यूल बनाने के लिए, राइट। हम फूड लोगों के पेट के लिए बनाएं कि हम कार चलाने के लिए फूड उगा रहे हैं किसान। तो फूड वर्सेस फ्यूल की डिबेट छिड़ जाती है जब भी हम फूड से एथेनॉल बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन एथेनॉल जो होता है वो किसी तरह के फूड को इन्वॉल्व नहीं करता है, नॉन एडिबल एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है 2G इथेनॉल। जैसे कि बैम्बू के वेस्ट, बैम्बू हो गया, राइस का स्टबल हो गया, व्हीट का ब्रान हो गया, जो चीज़ हम यूज़ नहीं करते, या फिर बैम्बू हो गया, ऐसी चीज़ों से जो बायोइथेनॉल बनाया जाएगा उसको हम बोलेंगे बायोइथेनॉल, राइट। ये प्लांट के सेलुलस को यूज़ करता है, यानी टफ और वुडी पार्ट जो होता है प्लांट का उसको यूज़ करता है, राइट। तो फूड सिक्योरिटी वाली जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं 2G एथेनॉल में बिल्कुल गायब हो जाती है। अब दुनिया का सबसे पहला बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट कहाँ बनाया गया है? गोलाघाट, आसाम में। ये बात याद रखना क्योंकि यहाँ पे बैम्बू बहुत ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे लोकली ग्रोन बैम्बू को यूज़ करते हैं 2G बैम्बू बेस्ड प्लांट, 2G एथेनॉल बनाने के लिए, राइट। कौन कौन मिला है इस प्रोजेक्ट में? नुमालीगढ़ रिफाइनरी, फोर्टम, ठीक है, कैमोपोलिस, ये सब लोग मिले हुए हैं। अब ये बैम्बू वाला काम आसानी से हो सके इसलिए सरकार 2017 में एक अमेंडमेंट लेके आई। ठीक है, उसमें क्या किया गया? बैम्बू को ट्री के डेफिनेशन से निकाल दिया गया। इसके पहले बैम्बू को अगर काटना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसके लिए ट्रांसमिट परमिट चाहिए होता था। लेकिन गवर्नमेंट ने 2017 में अमेंडमेंट पास किया और बैम्बू को जो है, अगर नॉन फॉरेस्ट एरियाज में जो बैम्बू हैं उनको खुलेआम काटने की आज़ादी दे दी। इसका मतलब फार्मर्स अब ईजिली बैम्बू को ग्रो कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और बैम्बू को बेच सकते हैं आउटसाइड द फॉरेस्ट एरियाज, राइट, विदाउट एनी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ठीक है, यानी कि ये जो रिफाइनरीज हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो कि 2G इथेनॉल बना रही हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़, इन बैम्बू का यूज़ कर सकती हैं। आपको फिलहाल एग्जाम्पल इतना रखना है कि फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल में आपने एडिबल क्रॉप्स को यूज़ किया, एडिबल क्रॉप्स जिसमें शुगर हो रहा है या स्टार्च हो रहा है। 2G इथेनॉल में आप नॉन एडिबल बायोमास को यूज़ कर रहे हो, बैम्बू हो गया, स्टबल हो गया, वुड हो गया, राइट, इन सब चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। अब यहाँ पे आप आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाना। यूपीएससी अगर आपको बोलेगा कि 2017 के अमेंडमेंट के बाद से बैम्बू को अब कंसिडर्ड नहीं किया जाता ट्री, यहाँ तक तो सही रहेगा, आगे लिख देगा तो अब हम पूरे इंडिया में कहीं भी अनरिस्ट्रिक्टेड फेलिंग कर सकते हैं बैम्बू की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट हुआ है सिर्फ वहाँ अप्लाई हुआ है जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज़ हैं। अगर किसी नॉन फॉरेस्ट एरिया में बैम्बू को ग्रो किया गया है, किसी प्राइवेट लैंड पे, किसी फार्म में, वहाँ ये अलाउ है कि हाँ बैम्बू को आप कट कर सकते हो। अगर बैम्बू ऑफिशियली किसी फॉरेस्ट एरिया के अंदर आता है तो उसको अभी भी लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, इट्स लीगली प्रोटेक्टेड, राइट। यूपीएससी आपके बेसिक्स चेक करेगा, बोलेगा कि गोलाघाट आसाम में जो बायोइथेनॉल प्लांट है वो शुगर केन का और मेज़ का यूज़ करते हैं फॉर हाईली एफिशिएंट 2G इथेनॉल, राइट। तो उनको ये नहीं पता है कि शुगर केन वाले जो इथेनॉल होते हैं वो 2G इथेनॉल नहीं होते, वो 1G इथेनॉल होते हैं, राइट। अच्छा, ये जो 2G इथेनॉल ये रिफाइनरीज बना रही हैं, ये सब कौन फंड कर रहा है, कौन मैनेज कर रहा है? यूपीएससी आपको बोलेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर रहा है, बट एक्चुअली इट्स मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सब चीज़ें मैनेज कर रही हैं, राइट। इथेनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल का जितनी भी बातें होंगी सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आएगा, ये बात याद रखना। आगे बात करेंगे ई मिथेनॉल की, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक लो कार्बन फ्यूल प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली जो हैवी ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स होते हैं जैसे कि कार्गो शिप्स हो गई, राइट, और आपके एयरप्लेन्स हो गए, है ना, ये सभी चीज़ आसानी से बैटरीज पे रन नहीं कर सकती, राइट। बैटरीज बहुत हैवी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी पैक नहीं कर पाती इन बड़े बड़े कार्गो शिप्स, एरोप्लेन जैसी चीज़ों के लिए, राइट। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं इनको डेस्परेटली ज़रूरत है एक ऐसे फ्यूल की, ऐसे लिक्विड फ्यूल की जो इन डीजल और बंकर फ्यूल को रिप्लेस कर सके और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस भी ना छोड़े, है ना। तो इन्हीं सब का सॉल्यूशन देता है हमें ई मिथेनॉल, जिसको हम पूरा फुल फॉर्म देखेंगे तो होता है इलेक्ट्रोमिथेनॉल, राइट। ट्रेडिशनली जो मिथेनॉल होता है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? फॉसिल फ्यूल से अट्रैक्ट करते हैं, राइट। नेचुरल गैस हो गई या कोल हो गया, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ट्रेडिशनली मेथेनॉल को। मगर जब हम ई मेथेनॉल की बात करते हैं तो ई मेथेनॉल बिल्कुल ही सिंथेटिक होता है, ठीक
ठीक है। ग्रीन वर्जन ऑफ मेथनॉल होता है, सिंथेटिक होता है, ग्रीन वर्जन होता है, और ये पूरी तरह से एक लैब सेटिंग में प्रोड्यूस किया जाता है। क्या यूज़ होता है इसमें? रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ होता है और कैप्चर्ड कार्बन का यूज़ होता है, राइट। यानी कि पूरी तरह से ग्रीन होता है ये मेथनॉल। सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे ही हम ग्रीन हाइड्रोजन बताया था ना आपको ऐसे बनती है। ग्रीन हाइड्रोजन को हमने जैसे ही कैप्चर्ड CO2 के साथ मिक्स किया एक रिएक्टर में, जो रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं ई मिथेनॉल बनाएगा। ये सिंपल सी बात याद रखना बस। कासो डेनमार्क में जगह है जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे ई मिथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर्ड CO2 को मर्ज कर करके, कंबाइन कर करके। ई मिथेनॉल को सेफली स्टोर किया जा सकता है रूम टेम्परेचर पे, और कहीं ना कहीं बहुत ही वाइबल अल्टरनेटिव फ्यूल की तरह ये उभर कर सामने आ सकता है। बट इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये हाईली एक्सप्लोजिव है। याद रखना, यूपीएससी आपको कंफ्यूज करेगा। यूपीएससी बोलेगा ई मिथेनॉल को बनाया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करके। नहीं, बिल्कुल गलत। यहाँ पे हम सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर्ड CO2 से कंबाइन कर रहे हैं, ना कि नाइट्रोजन से। वो तो ग्रीन अमोनिया का फॉर्मूला था ना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो कंफ्यूज होने का नहीं, ई मेथनॉल अलग चीज़ है, ग्रीन अमोनिया अलग चीज़ है। ओके। जब हम बात करते हैं कोल गैसिफिकेशन की, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स है पूरी दुनिया में। इंडिया के कोल नगर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें जो ऐश कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। और उस कोल को डायरेक्टली अगर हम बर्न करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है। हम पावर जनरेट करने के लिए डायरेक्टली अगर कोल को बर्न करते हैं तो बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता है और बहुत सारा कार्बन एमिशन भी होता है, राइट। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल गोल्स को फुलफ़िल करना है तो हमें एक तरीका चाहिए कैसे हम कोल जैसी अबंडेंट रिसोर्स को अच्छे से हार्नेस कर सकें, बिना एनवायरनमेंट को ख़राब किए, बिना पॉल्यूशन फैलाए, बिना ग्रीन हाउस गैस एमिट किए, राइट। तो इंस्टेड ऑफ सॉलिड कोल को बर्न करने के, हम पहले इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक हाईली वर्सेटाइल क्लीनर बर्निंग गैस में, जिसको बोलते हैं सिन गैस। तो सॉलिड कोल को कैसे हम सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पहले आप ये जान लो, राइट। इसी को बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। अगर आप कोल को, एक नॉर्मल कोल लिया आपने, ठीक है, सॉलिड कोल को लिया और इसको सिंपली बर्न कर दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, कंप्लीट कंबस्जन होगा और बहुत हाई अमाउंट में ऐश और स्मोक रिलीज़ होगा एटमॉस्फेयर में, राइट। लेकिन जब हम गैसिफिकेशन करते हैं तो हम डायरेक्टली बर्न नहीं करते कोल को। हम क्या करते हैं, हम जो कोल होता है उसको एक रिएक्टर में डाल देते हैं। उस रिएक्टर का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, राइट। और वहाँ पे इंटेंशनली हम ऑक्सीजन की एंट्री बिल्कुल बैन कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑक्सीजन है नहीं, तो कोल बर्न नहीं होगा। कोल बर्न नहीं होगा तो सिंपली ब्रेक डाउन होगा केमिकली, ठीक है, थ्रू पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा स्टीम से रिएक्ट कर करके उसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा और वो केमिकली ब्रेक होता रहेगा, जलेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ज़्यादा, राइट। और ऐसे में जो एंड रिजल्ट मिलता है हमें इस हाई हीट और लो ऑक्सीजन वाले माहौल में, उसको बोलते हैं सिंथेटिक गैस या फिर सिन गैस। ये जो सिन गैस कोल गैसिफिकेशन के बाद हमें मिलती है, ये कोई एक सिंगल गैस नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा केमिकल मिक्सचर है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, राइट। सिन गैस के बहुत सारे यूजेस भी होते हैं। फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में काम आता है, अल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, पावर जनरेशन में काम आता है, राइट। तो कोल गैसिफिकेशन कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो गैसिफिकेशन है ये दो तरीके का होता है, एक XC2 होता है, एक NC2 होता है। XC2 में क्या होता है, कोल को फिजिकली हम अर्थ से माइन करते हैं और ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं और बहुत बड़े गैसिफिकेशन रिएक्टर में, जिसमें ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, उसमें डाल देते हैं। ये ग्राउंड के ऊपर रिएक्टर बना होता है। एक NC2 होता है, जब हमें लगता है कि भाई कोल बहुत ज़्यादा गहराई में है, बहुत डेंजरस है वहाँ पे माइनिंग करना, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को और स्टीम को अनमाइनेबल कोल बेड के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पे गैसिफिकेशन होता है, ठीक है, अर्थ के अंदर ही। और उसके बाद जो सिन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको हम पंप आउट कर लेते हैं, सरफेस पे ले आते हैं, राइट। तो दो तरीके से होता है, XC2 और NC2। XC2 में हम पहले कोल को माइन करते हैं, NC2 में हम अंदर ही ऑक्सीजन और स्टीम वगैरह को डालते हैं ताकि कोल गैसिफिकेशन अंडरग्राउंड ही हो जाए, राइट। बाद में हम सिन गैस को पंप आउट कर लेते हैं। तो ये दो तरीके का होता है, याद रखना। नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन के तहत हमारा जो टारगेट है वो ये है
कि हमें 100 मिलियन टन कोल का गैसिफिकेशन करना है बाय द ईयर 2030। ओके, ये टारगेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ 1000 हो जाए 2000 हो जाए सब गलत है। 100 मिलियन टन चाहिए हमें 2030 तक कोल गैसिफिकेशन, राइट। दिस इज़ आवर नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन का टारगेट। ओके, याद रखना यूपीएससी आपको बोलेगा कि कोल गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन का होता है सॉलिड कोल का। बट याद रखना, मैंने आपको बताया कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, बिल्कुल पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन की एंट्री बैन कर दी जाती है, स्टीम से रिएक्शन के तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन, राइट। यूपीएससी बोलेगा कि जो सिन गैस प्रोड्यूस होती है कोल गैसिफिकेशन के बाद वो प्योरली मीथेन होती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं, मैंने आपको बताया ना। सिन गैस प्राइमरली तो 2 ही चीज़ों का मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये चीज़ याद रखना। आगे बात करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड की, जो कि एक पॉल्यूटेंट है, एक कलरलेस है और हाईली पंजेंट गैस है, राइट, और हाईली रिएक्टिव टॉक्सिक गैस है। कहाँ से आती है ये सल्फ़र डाइऑक्साइड? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं, स्पेशली जब हम थर्मल पावर प्लांट्स में कोल को बर्न करते हैं, किसी हैवी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जब स्मेल्टिंग जैसी चीज़ें होती हैं, तो बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, राइट। सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन जैसी चीज़ें होती हैं। याद रखना, इट्स द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एसिड रेन, जो कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेक्स को एसिडिफाई कर देती है एसिड रेन, ताजमहल जैसे मोनूमेंट्स को, वर्ल्ड हेरिटेज को कोरोड कर देती है एसिड रेन, राइट। इसलिए पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिशन को मॉनिटर किया जा सके, राइट। और कहीं ना कहीं इसको 8 कोर पॉल्यूटेंट्स के अंदर भी डाला गया है, अंडर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। नेशनल एयर क्वालिटी के अंदर इंडेक्स के अंदर 8 कोर पॉल्यूटेंट्स हैं, जाके गूगल पे देखो कौन कौन से हैं, उसमें एक सल्फ़र डाइऑक्साइड भी है, राइट, याद रखना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सल्फ़र डाइऑक्साइड ना रिलीज़ होना पाए, इसका सॉल्यूशन है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है। जब हम कोल बर्न करते हैं, थर्मल पावर प्लांट में चिमनी होती है, चिमनी से बाहर ही सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता रहता है, राइट। तो कुछ ऐसा कर दिया जाए अगर कि सल्फ़र डाइऑक्साइड को बाहर आने से पहले उसके सोर्स पे ही पकड़ लिया जाए, यानी चिमनी के अंदर ही कैप्चर कर लिया जाए बिफोर इट एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर, उसी को बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। कैसे होता है ये? सल्फ़र डाइऑक्साइड धीरे धीरे यहाँ बर्न हुआ कोल वगैरह ऊपर से चिमनी के थ्रू बाहर आ रहा है, ठीक है। लेकिन चिमनी के अंदर ही हमने कुछ केमिकल एब्जॉर्बेंट छिड़क दिए। कौन से केमिकल एब्जॉर्बेंट? लाइमस्टोन जैसे केमिकल एब्जॉर्बेंट, अमोनिया जैसे केमिकल एब्जॉर्बेंट को हमने छिड़क दिया। उन्होंने क्या किया? सल्फ़र डाइऑक्साइड को वहीं एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। ये एब्जॉर्बेंट SO2 के साथ रिएक्ट करते हैं और इसको एक सॉलिड बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कई बार ये जिप्सम बन जाता है। तो इस वजह से ये जब जिप्सम बन जाता है, उसको हम सीमेंट मेकर्स को बेच देते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में SO2 बन के पॉल्यूटेंट बन के रिलीज़ होता। हमने क्या किया? अमोनिया और लाइमस्टोन चिमनी के अंदर ही छिड़क दिया और वो एक सॉलिड सिंथेटिक जिप्सम बन गया, जिसको हम बाद में सीमेंट मेकर्स को बेच भी सकते हैं। और ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। 95% रिमूवल हो सकता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का फ्रॉम द एग्जॉस्ट, फ्रॉम द चिमनी, राइट। ये चीज़ याद रखना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ओके। अब ये जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम है, इतना महंगा है, कंपनीज अपने आप तो लगाएंगे नहीं वॉलंटरीली, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको कंपलसरी करा है 2015 से कि सभी को करना ज़रूरी है। सभी थर्मल पावर प्लांट्स के एमिशन रूल में इसका मेंशन किया गया है, ओके। लास्टली हम बात करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की। अब ये एविएशन सेक्टर को एक अलग फ्यूल चाहिए क्यों? ये स्पेशल फ्यूल क्यों चाहिए एविएशन सेक्टर को, बताओ। देखो, रोड ट्रांसपोर्ट में अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डीकार्बनाइजिंग करना चाहते हैं तो बहुत आसान है कि हम इलेक्ट्रिक बैटरीज़ वाले व्हीकल चला दें, ई व्हीकल्स को प्रमोट कर दें। मगर जब बात होती है एविएशन सेक्टर की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बैटरीज़ आर नॉट द सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत हैवी होते हैं ये लॉन्ग हॉल कमर्शियल फ़्लाइट्स, ठीक है। इनमें बहुत मैसिव मेटल ट्यूब्स होते हैं, इनको ओशियंस के अक्रॉस उड़ना होता है, तो इनको कोई बहुत ही हाईली एनर्जी डेंस लिक्विड फ्यूल चाहिए होता है, राइट। हम फ्लाइंग की फिज़िक्स तो चेंज कर नहीं सकते कि उड़ना कैसे है, वी कैन नॉट चेंज द फिज़िक्स ऑफ द फ्लाइंग, बट वी कैन चेंज द केमिस्ट्री ऑफ द फ्यूल, ठीक है। और यहीं पे जिक्र होता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, है ना। ये जो फॉसिल जेट फ्यूल्स हैं उनका एक क्लीन सब्सटीट्यूट है, ओके। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल कैसे बनता है? बायोमास यूज़ करके, वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करके, राइट, CO2 को कैप्चर करके।
ऐसे फ्यूल बहुत ही टेक्निकल वायबल होते हैं, टेक्निकली इनकी कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है। एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट इंजन में ये डायरेक्टली वर्क कर लेते हैं। ड्रॉप इन फ्यूल है, कुछ इंजन में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं जो लाइफ साइकिल है ओके एमिशंस की, उसको लो करता है एज़ कम्पेयर टू जेट फ्यूल, है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्सिया, ग्लोबल रेगुलेशन इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का कॉर्सिया करता है। कॉर्सिया का फुल फॉर्म है कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। ठीक है, ये कौन चलाता है? यूएन एविएशन एजेंसी के अंडर आता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है इसको एविएशन फ्यूल को। इसका काम है एविएशन सेक्टर से, इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर से नेट कार्बन एमिशंस को स्टेबलाइज करना या फिर कम करना। बाकी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो पानीपत में बहुत बड़ा प्लांट लगा रहे हैं, किस चीज़ का? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, ये बात याद रखना। फटाफट से लूना 12 प्रोजेक्ट क्या है ये भी देख लो। ठीक है, देखो जो लूना 12 प्रोजेक्ट है, एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है कि हम जब भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? सन आता है, विंड एनर्जी, सन एनर्जी, यही सब आता है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के नाम पे यही सब तो आता है ना। लेकिन इन दोनों की एक लिमिटेशन है। ठीक है, कभी पहली बात तो सन रोज़ सेट हो जाता है शाम को, और कभी कभी विंड भी बहना बंद कर देती है। तो अभी फोकस जा रहा है टाइडल एनर्जी की तरफ, क्योंकि टाइडल एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है। क्योंकि टाइडल एनर्जी जो होती है वो कौन उसको कमांड करता है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ पे, मून और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ पे, वो कमांड करता है टाइडल एनर्जी को, राइट। यहीं पे ध्यान आया लूना 12 प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे चल रहा है? फोरो आइलैंड, नॉर्थ अटलांटिक में। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्टली जो टाइडल एनर्जी है उसको हम 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कि कितना ग्रेविटेशनल पुल सन और मून का है, कब कितनी टाइड्स राइज होंगी, कब फॉल होंगी, ये चीज़ हम सालों पहले बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रिलायबल बेस लोड पावर सोर्स बन सकता है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट फरो आइलैंड्स में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ये चीज़ याद रखना, राइट। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कैसे भी करके टाइडल जो करंट्स हैं उनकी स्पीड बढ़ाई जा सके और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। बेसिकली आपसे यही पूछोगे पीछे लूना 12 प्रोजेक्ट क्या है, तो वो टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने की बात करता है, राइट। बस इतना ही पता होना चाहिए इसके बारे में। आज के लेक्चर में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।